हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट का काम होता है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको कुछ फंक्शंस में डिवाइड किया गया है कि उनको क्या क्या काम करना होता है, और उसके बेस पे हमें ये डिटेल में स्टडी करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा फंक्शन हमें क्या सिखाता है, क्या समझाता है और उसमें हमें क्या काम करना पड़ता है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और अगर आपने पिछला क्लास ना देखा तो उस क्लास को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी जो भी आप कर सकते हैं सपोर्ट के तौर पे, सपोर्ट कर लाइक लाइक करना है, शेयर करना है, बाकी सारी चीजें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें कोई फोर्स नहीं करूंगा आपको, ना ही कुछ इस बारे में एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगा। हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, हम सीधा पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम क्या कहता है? फंक्शनल। मतलब क्या है कि कंपनी में यानी कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस को हमें करना पड़ता है, और वो फंक्शंस को करने के लिए हमारे पास हम अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, अलग अलग टीम बनाते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे कैसा है। मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर टू बी डन टू मैनेज द बिजनेस। क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों को बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए। फिर आगे लिखा है एज पर दीज फंक्शंस फॉलोइंग आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। और इसी फंक्शंस के बेस पे हम लोगों को कुछ यहाँ पे फंक्शनल एरिया डिसाइड किया गया है। इसमें बेसिकली आपके चार पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं आपको चारों पार्ट्स वन बाय वन करके दिखा देता हूँ। जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेकंड पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड पार्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड फोर्थ पार्ट है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर ध्यान से देखो, पहला क्या है? मार्केटिंग, सेकंड ह्यूमन, थर्ड फाइनेंस, एंड फोर्थ है आपका प्रोडक्शन। अब बात करें कि ये इनका काम क्या था, इनको नट सेल मैंने शॉर्ट में जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम क्या है कि आपको प्रॉपर तौर पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्या काम है आपका? उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है आपको प्रॉपर तौर पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट डिमांड। और हमें ये करना, उस डिमांड के बेसिस में हमें क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि कौन सा प्रोड्यूस करना है। ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ी कौन से इंफॉर्मेशन के आधार पे? जो हमें मार्केट से हम लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट से हम लोगों ने कलेक्ट किया है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, तो ये काम है मार्केटिंग का। बाद में प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेगा। कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना, वो सारी चीजें प्रोडक्शन वाला देखेगा। लेकिन इसके बाद बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस का काम क्या है? फाइनेंस मैनेजमेंट का काम है कि जो हमें प्रोडक्शन करना है, जो हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, जो हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए टू अरेंज द, क्या करना है? टू अरेंज द फाइनेंस एंड अदर रिलेटेड मैटर। यानी पैसे लेकर आने कहाँ से है, कितना लेकर आना है, कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शंस होगा, ऐसे अलग अलग चीजों को डिसाइड करना है। एंड उसी के बेस पर हमें अपना आगे काम स्टार्ट करना होगा। बात करते हैं लास्ट वाले की, यानी ह्यूमन रिसोर्स की। तो ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या है वो समझो। ह्यूमन रिसोर्स का काम है, ये जो हमारा ऊपर का काम था उसको इस तरह से करना जिससे, देखो क्या लिखा है, मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी इन सभी काम को करेगा कौन? ह्यूमंस करेंगे। तो कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे बाकी सारे काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपको टोटल कितने फंक्शन आपके हैं? चार फंक्शन है। पहला है मार्केटिंग, दूसरा है ह्यूमन, तीसरा है फाइनेंस, एंड चौथा है प्रोडक्शन। क्लियर है इतना? अगर शॉर्ट में कहूं तो क्या होगा? मार्केटिंग का काम है कि क्या क्या चीजें हमें सप्लाई करनी, कैसे सप्लाई करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ह्यूमन रिसोर्स का काम है हमें इस तरह से ह्यूमंस का अरेंजमेंट करना है कि हम बाकी के सारे काम कर सके। फाइनेंस का काम है पैसे कहाँ से हमें लेने हैं, कितने परसेंटेज पे लेना है, और कितना पैसा हमारे लिए बेटर होगा वो डिसाइड करना। एंड लास्ट आपका प्रोडक्शन का काम है। तो प्रोडक्शन कौन करेगा? आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा। कितना प्रोडक्शन, ये जो गुड्स है वो प्रोड्यूस करना है, उसके बारे में डिसाइड करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये शॉर्ट में है, लेकिन थोड़ा डिटेल में करते हैं। ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इस टॉपिक में क्या है, कैसा पॉइंट है, इसको हमें ध्यान से समझना होगा। देखो इसमें क्या लिखा गया है कि इन अ ब्रॉड सेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट, ध्यान से समझिएगा, इन अ ब्रॉड सेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अ कस्टमर। इस टीम, ये वाली जो टीम है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, काम क्या करती है? ये काम आपको ये करती है कि जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है, उस गुड्स को, प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को, राइट?
कहना क्या चाहते हैं ये वाले पॉइंट्स? कहना ये चाहते हैं कि जो भी आपका गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको आप तो यूज करने वाले नहीं हो, उसको यूज कौन करेगा? कस्टमर्स। तो कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम है, और पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी किसमें आ जाएगी? मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ध्यान से सुनिएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी, यानी पैसे दो सामान लो, एज वेल एज अ मार्केट रिसर्च, इनका काम है मार्केट रिसर्च करना, इनका काम है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड डिसाइड करना, इनका काम है सेल्स प्रमोशन करना, इनका काम है स्टोरेज के बारे में सोचना, इनका काम है इंश्योरेंस के बारे में सोचना। इन शॉर्ट कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है वो आ गया आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। लेकिन उस प्रोडक्शन को करने के बाद, यानी गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का काम, उसके बीच में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारा का सारा काम कौन करेगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट। सामने से कितना इंफॉर्मेशन लेकर आना है, कौन सा गुड्स कहाँ तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, कौन से तरीके यूज कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स को परचेस करें, वो सारा का सारा काम किसमें आ जाएगा? आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट में। क्लियर है इतना? भी समझते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस व्हिच डिसाइड्स द नेसेसिटी ऑफ कस्टमर्स। याद रखना है, ये क्या करता है? डिसाइड करता है कि भाई इनको क्या जरूरत है, उसी के बेस पे ये आपको तरीके समझाएगा कि आप ये खरीदो ये खरीदो। क्लियर है इतना? तो याद रखना है कि इसका काम है गुड्स को प्रोवाइड करना है। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करती हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, सेल्स प्रमोशन एंड स्टोरेज एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। क्लियर है? जिन जिन पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन करूंगा उन पॉइंट्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी के पॉइंट्स भी पढ़ने हैं बट इन पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? इट इज कन्वर्टेड इनटू गुड्स और सर्विसेज एंड देन these goods or services are finally made available to the customer, consumer और यूजर। देखो मैंने पहले ही एक वर्ड यूज किया था कंज्यूमर, जहां पे लिखा हुआ था कस्टमर मैंने पहले ही वर्ड यूज कर लिया था। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू गुड्स और सर्विस, यानी जो भी हमारे पास मटेरियल्स होता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं गुड्स में एंड सर्विसेज में, राइट? एंड देन दीज गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली मेड अवेलेबल टू द कस्टमर। बाद में हमारा काम क्या है? इसको अवेलेबल करवाना है। किसको अवेलेबल करवाना है? या तो वो कस्टमर बनेगा आपका, या तो कंज्यूमर होगा, या तो यूजर होगा। ठीक है, कस्टमर जो परचेस करता है, कंज्यूमर जो यूज करता है उसको। ठीक है, और यूजर और कंज्यूमर सेम ही है, याद रखना है। कस्टमर जो गुड्स परचेस करता है, कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करता है या यूज करता है, दैट्स व्हाई इसको कंज्यूमर और यूजर बोलते हैं। ये अलग अलग इसलिए लिखा है कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पापा कुछ फ्रूट्स लेकर आए, वो बन गए कस्टमर, लेकिन उस फ्रूट्स को मैं खाया हूं तो मैं बन गया कंज्यूमर। अगर पापा लेकर आ पापा ही खा गए तो वही कस्टमर है और वही कंज्यूमर है। ओके, thus it can satisfy the needs of a particular customer or group of such a people. So basically what is marketing management is doing? They are satisfying the need of particular customers or a group of such a people. It gives importance to optimum utilization of resources and profitability of the organization. इनका काम है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना एंड टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स, राइट? जो भी सेलिंग करना है उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स एट क्रिएटिंग डिमांड फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे याद रखना है इनका काम क्या है? क्रिएटिंग डिमांड्स। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, क्या काम है इनका? क्रिएटिंग डिमांड्स फॉर गुड्स और सर्विसेज। दैट्स वाई इनका नाम है मार्केटिंग करना। मार्केटिंग वालों का काम ही क्या है? कि डिमांड क्रिएट करते हैं, बाद में उसको सप्लाई करते हैं। द मेन एलिमेंट्स आर गुड्स और सर्विसेज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, इंक्रीज इन सेल एंड पैकेजिंग। ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपका इंक्लूजन किया गया मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो वन बाय वन करके इनको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखो कुछ फंक्शंस को डिसाइड किया गया है मार्केटिंग के। नंबर 1 है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। याद रखना है ये किस में आते हैं? ये आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट में आते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिक्स आता है, प्राइस आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है और आपका प्रमोशन। 4 वर्ड आएंगे, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, यानी 3P 1D, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पे समझो क्या क्या है इसमें। The decision regarding development of a new product or existing product includes appearance, color, size, shape, weight, print, packing, guarantee of work, after sales service। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर
सेल्स सर्विस, ठीक है, ये SALES होगा, सेल्स सर्विसेज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब प्रोडक्ट में इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इनको ये डिसाइड करना है भाई कैसा प्रोडक्ट बनाना है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या नया प्रोडक्ट है, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। और उसके डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, गुड्स कैसा दिखेगा, उसका कलर क्या होगा, साइज कैसा होगा, शेप कैसा होगा, वेट कितना का, प्रिंट कैसा होगा, उसका पैकिंग कैसे करनी है, गारंटी कैसे देना है, कितना गारंटी होगा, वो सारी चीजें। एंड उसके बाद हमें सोचना है कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज क्या होगा, यानी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद हमें सर्विसेज कैसी प्रोवाइड करनी है। जैसे आपने सुना होगा अगर कुछ भी खराब हो जाए तो सर आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपके पास आ जाएगी और आपका जो भी काम होगा वो आपको करके दे देगी। ऐसा डायलॉग मारते हुए देखा होगा, तो वो एक्चुअली डायलॉग नहीं होता, वो क्या होता है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। क्लियर है इतना, ये हो गया आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स में। बात करते हैं सेकंड में, दैट इज अ प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्राइस। इन अ मॉडर्न टाइम्स अ कस्टमर एक्सपेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी गुड्स एट अ रीजनेबल रेट। देखो बेसिकली एक कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, जो नॉर्मल कस्टमर की बात करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करता है बेटर क्वालिटी। क्या एक्सपेक्ट करता है, बेटर क्वालिटी, बट कंडीशन अप्लाई करता है भाई रीजनेबल रेट होना चाहिए, भले बेटर क्वालिटी हो या ना हो, है ना। आई मीन क्वालिटी तो बेटर होना ही चाहिए, बट रेट भी कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, कम से कम दाम पर मिल जाए। Therefore, utmost care should be taken while deciding the price of the product. That's why मैंने बोला ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, utmost care हमें देना है, यानी बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्या करने में, deciding the price. Okay, deciding the price. तो याद क्या रखना है, the customer expects, customer what does he expects, what, better quality at a reasonable rate. And second point, therefore utmost care should be taken while deciding the price. So utmost care while deciding the price of the product. Now द प्राइस डिसीजन इंक्लूड्स, अब प्राइस में देखो क्या क्या बातें आ जाती हैं, आपका ये सेल्स पॉलिसी आ जाता है कि सेल कैसे करेंगे, क्रेडिट सेल है, कैश सेल है, कैश में भी कैसा हो, क्रेडिट में भी क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, तो वो आगे आ गया क्रेडिट पॉलिसी। फिर पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, हम डिस्काउंट कैसे प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में डिसाइड करना है, होलसेल पे सेल करना है या रिटेल पे सेल करना है, कमीशन कितना देना है, ये सारी चीजें जो, यानी इन शॉर्ट जो पैसे से रिलेटेड पॉइंट है, पैसे से रिलेटेड, ठीक है, जो पैसे से रिलेटेड पॉइंट है वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा प्राइस में, इसमें आ जाएगा वो आपका प्राइस में, ये याद रखना है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोडक्ट को कंपनी में से कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे तरीके यूज करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस वेज ऑफ सेलिंग। क्या यह है, वेरियस वेज ऑफ सेलिंग, तो आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये क्या डिसाइड करता है, वेरियस वेज ऑफ सेलिंग, लाइक डायरेक्ट सेलिंग करना है थ्रू द होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, एज वेल एज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को कैसे वहां तक पहुंचाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इज रिलेटेड टू साइज एंड स्कोप ऑफ अ बिजनेस यूनिट। ये क्या दिखता है, ये साइज एंड स्कोप, यानी तुम कहां तक कितना लेवल तक काम कर सकते हो, उस लेवल के बारे में ये डिसाइड करें, मतलब कितने एरिया तक तुम जा पाओगे, राइट। अब तुम्हारा साइज कितना बड़ा होगा, तुम कितना स्कोप, कितना एरिया अपने अंदर कवर कर सकते हो, वो डिसाइड करेगा। आपका डायरेक्ट सेलिंग करना है, होलसेलर से सेल करना है, रिटेलर का यूज करना है, एजेंट्स का यूज करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है कि नहीं है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें मैटर करते हैं आपको जब आपको डिसाइड करना हो कि आपके बिजनेस का लेवल कितना तक जाने वाला है। क्लियर है इतना, तो हमने 3 पॉइंट कवर किया। पहला पॉइंट क्या था, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या बोला हमने कि प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करना, चाहे वो न्यू हो चाहे एग्जिस्टिंग, याद रखना, चाहे न्यू हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, न्यू होगा तो भी एग्जिस्टिंग होगा तो भी हमें डिसाइड करना होता है भाई कैसा दिखेगा, कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, प्रिंट कैसा होगा, वेट कैसा होगा, ठीक है, गारंटी देनी है कि नहीं, आफ्टर सेल सर्विस। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं। मैंने देखो आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, जब भी आप थियरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो थियरी सब्जेक्ट्स को आप रियल लाइफ में इमेजिन करो। जैसे आप दुकान पे लेने जाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट में यही सारी चीजें देखते हो ना, कलर देखते हो, उसका साइज देखते हो, अपीयरेंस देखते हो, प्रिंट देखते हो, सर्विस देखते हो कि भाई कैसा सर्विस देंगे ये लोग, ये सारी चीजें आप देखते हो, तो वो हो गया का प्रोडक्ट मिक्स में आ जाता है। सेकंड पॉइंट आपका प्राइस का। तो प्राइस जो है वो आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो ये सोचता है कि हमें बेटर क्वालिटी मिले लेकिन एट अ रीजनेबल रेट। याद रखना है, बेटर क्वालिटी एट अ रीजनेबल रेट। दैट्स वाई जब आप प्राइस डिसाइड करते हो तो आपको अटमोस्ट केयर देना होता है। क्या करना होता है, अटमोस्ट केयर देना होता है। और प्राइस की बात करें तो उसमें क्या क्या बातें आएंगी, तो आपकी प्राइसिंग पॉलिसीज आएगा, आपका डिस्काउंट के बारे में आएगा, आपका क्रेडिट पॉलिसी के बारे में आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस बारे में बात करता है कि जो प्रोडक्ट है आपका वो कैसे आप कस्टमर तक पहुंचाओगे, डायरेक्ट सेल करोगे, होलसेलर के थ्रू सेल करोगे, रिटेलर के थ्रू, एजेंट के थ्रू, और ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, इन सारी चीजों के बारे में डिसाइड करते हैं। वो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, दैट्स व्हाई मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, छोटी छोटी पॉइंट्स वापस में बोल दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में तुरंत ही फिक्स हो जाए जब आप रीड करो।
आई मीन ये वीडियोस देख रहे हो, उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे तो आपको 100% हो जाएगा, ठीक है। और अगर रिवाइज करना हो तो वीडियो को आप है ना 1.25, 1.5, 1.75 से स्पीड में करके भी आप सुन के रिवाइज कर सकते हैं। ओके, अभी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का, प्रमोशन। तो प्रमोशन का मतलब है, सीधी सी बात है, एडवर्टाइजमेंट करना, है ना, प्रमोट करना। तो प्रमोशन एम्स एट रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल। इनका टारगेट क्या होता है, रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल। क्या करना है, रिमार्केबल इंक्रीज, किसमें इंक्रीज करना है, सेल में। देखो कोई भी प्रोडक्ट जो है आजकल मार्केट में विदाउट एडवर्टाइजमेंट के नहीं चलते हैं। दैट्स वाई हमारा टारगेट होता है कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे क्या हो, सेल्स में इंक्रीज हो। अब उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इट इंक्लूड्स द मैटर्स लाइक एडवर्टाइजमेंट करना है, पब्लिसिटी कितनी करनी है, सेलिंग थ्रू सेल्समैन, सेल्समैन के थ्रू सेल करना भी आजकल एडवर्टाइजमेंट में ही आता है, एंड मीन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स। और अलग अलग तरीकों से वो तरीके, चाहे जो भी हो, चाहे प्राइस हो, चाहे गिफ्ट हो, चाहे कूपन हो, चाहे कोई भी कंपटीशन करवा के, यानी किसी भी तरीके से अगर आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो पॉइंट आपका किस में आ जाएगा, प्रमोशंस में आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था मार्केटिंग का। अभी बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा चलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैंने क्या बोला था, पहले ही बोल दिया था कि हमारा काम है ऐसे ह्यूमंस को अरेंज करना। क्या करना है, ह्यूमंस को अरेंज करना है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि बिजनेस में जो भी काम है वो करने वाला कौन है, ह्यूमंस। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एवरी बिजनेस यूनिट टेक्स केयर ऑफ इट्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड व्हीकल्स। देखो कोई भी कंपनी होती तो अपने एसेट्स का बहुत ध्यान रखती है। किसका ध्यान रखती है वो, एसेट्स का। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ एसेट्स, हालांकि मैंने लिखा भी है, यहाँ पे नोट्स में भी ऐड है कि एसेट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। अब उन एसेट्स में क्या था, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक्स, ये सारी चीजें। एम्प्लॉइज वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट्स आर इट्स अ लाइव एसेट्स। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, ये भी बिजनेस के एसेट्स है। लेकिन कौन से एसेट्स है, ये है लाइव एसेट्स। कौन से एसेट्स है, लाइव। ये सारे तो डेड हैं, ठीक है, लेकिन ये सब कौन है, ये लाइव है भाई, जिंदा है, फीलिंग्स है, तो उनको ज्यादा केयर रखना होगा। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ देम, दैट्स उनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉइज। और किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का जो सक्सेस है वो डिपेंड किस पे करता है, एम्प्लॉइज में। तुम्हारे पास चाहे जितना पैसा, तुम्हारे पास चाहे जितनी मशीनरीज हो, अगर आपके पास टैलेंटेड एम्प्लॉइज नहीं है, आपके पास प्रॉपर एम्प्लॉइज नहीं है, तो आप उन चीजों का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई बोला है सक्सेस ऑफ अ बिजनेस depends on the employees. Now the next point, business objectives can easily and successfully achieved if their needs are satisfied. किसकी नीड की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है एम्प्लॉइज की। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि अगर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है एंड सक्सेसफुली काम करना है, देन वी हैव टू सेटिस्फाई नीड्स। इसके सेटिस्फाइड को यहाँ पे बात कर रहे हैं ये लोग एम्प्लॉइज के। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड एंड प्रॉपर केयर इज टेकन। और क्या बोला, साथ ही साथ हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। दैट्स वाई वो लोग अच्छे से काम करेंगे, अदरवाइज वो लोग काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। एंड ड्यू टू सच केयर, एंथुजियाज्म, लॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉइज डेवलप। और उनको यहाँ पे अपनापन फील होगा, उनको हमेशा लॉयल रहेंगे वो तुम्हारे लिए। लॉयल क्यों रहेंगे, तुम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। एंड इट इंक्रीजेस देयर वर्क एफिशिएंसी। और ये सारी चीजों से क्या होता है, उनका वर्क एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर इतना? याद रखना है कि कंपनी में जो भी एसेट्स है उनका हमें ध्यान रखना जरूरी होता है, और एम्प्लॉइज भी एक तरह के एसेट्स हैं। दैट्स व्हाई उनका ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉइज जो होते हैं वही मेन होते हैं बिजनेस के सक्सेस के लिए। और अगर बिजनेस के सक्सेस को अचीव करना है तो हम लोगों को उनके नीड को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू बेसिस पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहते हैं तो हमारे लिए लॉयल रहेंगे और उनको अपनापन फील होगा, तो हम बिजनेस में वो अच्छे से काम करेंगे और हम क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, अभी बात करते हैं प्रॉपर मीनिंग की, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर मीनिंग। तो यहाँ पे बोला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन। क्या याद रखना है कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है ये, विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन मैटर्स लाइक प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, personal development, necessity, etc. of employees, integrates them with the business objects and channelize the business towards the path of success and profitability. क्लियर है? एक बार वापस पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन। जो किन किन बातों को ध्यान में लेता है, कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे ऐसे समझो कि किन किन बातों को कंसिडर करता है, ध्यान में लेता है, लाइक प्रोफिशिएंसी, नॉलेज,
इंटेलिजेंस, लाइक्स, डिसलाइक, पर्सनल डेवलपमेंट किसके, एम्प्लॉइज के, और उनको क्या करता है, इंटीग्रेट्स देम विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और उनको बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ अटैच करता है, उनको मिलाता है, एंड चैनलाइजेस द बिजनेस टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और इस तरह से अपने बिजनेस को वो चैनलाइज करता है, आगे बढ़ाता है, कहाँ, टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, टुवर्ड्स द यानी सक्सेस की ओर और प्रॉफिटेबिलिटी की ओर आगे बढ़ाता है। क्लियर इतना? अभी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी, ह्यूमन रिसोर्स की। तो यहाँ पे हमें क्या क्या बातों को इंक्लूड करना है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है, पहला काम है सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्रमोट करना, इन डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज, यानी सबसे पहले एम्प्लॉइज को तुम क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दोगे, उनको प्रमोशन के बारे में सोचोगे, उनको डायरेक्शन दोगे, यानी बिना एम्प्लॉइज के तो तुम ये सब कर नहीं सकते, दैट्स व्हाई सिलेक्शन जरूरी होगा। सेकंड पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट enables to accomplish business objectives by way of integrating them with the individual objective, business objective। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पे ऐसा बोला है, देखो जो हमारा डेफिनेशन था वही डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड किया, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इंटीग्रेट्स देम विद अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें कोशिश ये करनी है कि अगर उनका कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है तो उसको बिजनेस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करो, राइट, और उसको हमें क्या करना है, चैनलाइज करना है टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। नाउ थर्ड पॉइंट, बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मैनेज द एम्प्लॉय एज दे आर वैल्यूएबल एसेट। तो यहाँ पे याद रखना है, हमें क्या करना है, मैनेज करना है, व्हाई, बिकॉज दे आर वैल्यूएबल एसेट्स। क्या, कौन मैनेज करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। याद रखना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, टू मैनेज द एम्प्लॉइज एज दे आर वैल्यूएबल एसेट, टू मैनेज एज दे आर वैल्यूएबल एसेट्स। नाउ प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दस डेवलप पर्सनल फॉर द जॉब, और यहाँ पे क्या बोला है, हमें उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, दैट्स व्हाई हमें एक प्रॉपर इंसान मिलेगा बिजनेस में काम करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट evaluates the performance of employees and places them at a right position, और टाइम टू टाइम उनका इवेल्यूशन करते रहो, और जिससे जितने वो काबिल हैं उनकी काबिलियत के बेसिस पे उनको क्या करो, प्लेस करो। प्लेस करने का मतलब यह है कि जहां उनकी जरूरत है वहां पे उनको उनको बोलो काम करने के लिए। नाउ द सिक्स पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट। अगर बिजनेस में जो मैनेजमेंट का काम है वो अच्छा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो वो क्या होगा, इससे जो लेबर टर्नओवर होता है, लेबर टर्नओवर का मतलब जो लोग छोड़कर जाते रहते हैं, एंड कैन मेंटेन स्किलफुल एम्प्लॉइज, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो वर्कर्स छोड़ के बार बार जाते रहते हैं वो रेट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड कैन मेंटेन स्किलफुल एम्प्लॉइज फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अ कंपनी। और किसी भी कंपनी में आपके एम्प्लॉइज का टिकना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई आपका एफिशिएंट होना जरूरी है। अगर आप एफिशिएंट होंगे तो लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा, एंड लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा तो आपके पास जो स्किलफुल एम्प्लॉइज हैं आपके पास लंबे टाइम के लिए रहेंगे, और अगर आपके पास लंबे टाइम के लिए रहेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे ही होंगे। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट इज लास्ट पॉइंट इज एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंडीसिव एटमोस्फियर इज प्रोवाइडेड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंडीसिव एटमोस्फियर इज प्रोवाइडेड। अभी बात करते हैं कंडीसिव, ये कंडीसिव का, तो यहाँ पे कंडीसिव का मतलब यहाँ क्या बोला है, प्रॉपर, या ऐसे समझो कि जो वर्कर्स होते हैं ना, वर्कर्स के अकॉर्डिंग, और अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं तो हिंदी में मैं लिख सकता हूं अनुकूल। ठीक है, यानी उनके अनुसार कुछ ऐसा करो जो उनसे रिलेटेड हो, ठीक है, उनके उनकी भलाई के लिए हो, ऐसा इन्वायरमेंट तुम्हें क्रिएट करना है। सो कंडीसिव इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज व्हिच अल्टीमेटली बूस्ट देयर एंथुसियाज्म एंड एफिशिएंसी। याद रखना है कि अगर वर्कर्स कहाँ जहां काम कर, जैसे आप स्कूल में भी हो, तो अगर स्कूल में भी अगर आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, टीचर्स ढंग से नहीं पढ़ा रहे, क्लास में कंटिन्यूसली आवाज हो रही है, तो क्या वो आपके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। टीचर पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, क्लास में मजा आ रहा है पढ़ने में, वो आपके लिए कंडीसिव इन्वायरमेंट है, राइट। इससे क्या होगा, आपका जो इंथुजियाज्म होगा वो इंक्रीज होगा, और आप ढंग से काम करोगे तो आपका एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे, आपके फंक्शंस बन जाएंगे, किसके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। देखो अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस समझना आपके लिए थोड़ा आसान होगा, फिर भी रीड करना जरूरी है। पहला क्या बोला है, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज टेंड्स टू इंक्रीज। अगर प्रॉपर है, मैनेजमेंट प्रॉपर है, तो पहला काम तो क्या होता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। याद रखना है, एफिशिएंसी इंक्रीज, शॉर्ट में याद रखना, एफिशिएंसी इंक्रीजेस, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज होगा, प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा कलर पेन यूज कर लेता हूँ जिसको हम लोग मार्कर बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, इसका एम्प्लॉइज का, ओके। बिजनेस सॉरी
बिजनेस प्रेस्टीज इज मेंटेन। और क्या होता है, जब एम्प्लॉयज टिके रहते हैं, काम अच्छे से करते हैं, तो जो प्रेस्टीज है वो भी मेंटेन होगा। हायर स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर मेंटेन। इवन जो गुड्स हैं उनकी क्वालिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की। सो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेंटेन्ड। फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉयज इज डेवलप। तो यहाँ पे याद रखना है, फीलिंग ऑफ वननेस डेवलप्ड। ठीक है, वननेस का मतलब क्या था, लोगों में कहते हैं ना भरत मिलाप टाइप का फीलिंग आएगा, भाई हम सब एक है, ऐसा टाइप का। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल। और एम्प्लॉइज जितना खुश रहेंगे वो उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन करें, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ना द लास्ट पॉइंट, आई मीन सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन अ लेबर टर्नओवर रेट। और सबसे बड़ी बात है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी रीड किया, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो उनका जो टर्नओवर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज इनहेंस्ड, और उनके बीच का जो सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या होगा, इनहेंस होगा। एंड ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉइज गेट अ जॉब सेटिस्फेक्शन व्हिच फाइनली टर्न्स इनटू एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। और इसमें क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल पीस भी बना रहेगा, यानी कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में, यूं कहूं एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, एक अच्छा वातावरण क्रिएट होगा, इंडस्ट्रियल पीस, शांति ही शांति रहेगी, सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक बार इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं वापस। एफिशिएंसी इंक्रीज होगा किसका, एम्प्लॉइज का। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा किसका, बिजनेस का। प्रेस्टीज मेंटेन होगा किसका, बिजनेस का, राइट। हायर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड होगा लोगों को, किसको, कंज्यूमर को। एंड लास्ट में क्या लिखा है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, फीलिंग ऑफ वननेस। जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके बीच में फीलिंग आएगी, भाई हम सब एक हैं, भारत हमारा देश है और यहाँ पे सभी रहने वाले भारत में रहने वाले भाई बहन है, वैसा टाइप का फीलिंग इंक्रीज होगा। एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना कर लेंगे बोलो किस चीज का, जो भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं। रिडक्शन होगा किसमें, लेबर टर्नओवर में। उसके बाद बोला जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, और अगर जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा तो कंपनी में जो एनवायरमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी इंडस्ट्रियल पीस जो है वो मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके टोटल 9 पॉइंट्स है। देखो, लर्न करने का जो सबसे बेस्ट वे है अकॉर्डिंग टू मी, जैसे जो मैं चीजें अभी कंटिन्यू रीड भी करता हूँ, मैं पढ़ाने के लिए भी रीड करता हूँ और वैसे भी मैं स्टडीज कंटिन्यू अपनी करता हूँ, उसमें देखो मैंने क्या फील किया है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो टॉपिक्स को इमेजिन करना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे हॉलिडे एग्जाम्पल है बट दूंगा जरूर। जब आप लोग 10th में रहते हैं, आपको याद होगा 10th में रहते तो कुछ चैप्टर्स हैं, एक सब्जेक्ट होता है साइंस। कुछ चैप्टर्स है आप उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं। आई विल नॉट डिक्टेट द नेम ऑफ चैप्टर्स, ठीक है, वो मैं चैप्टर्स के नाम नहीं लूंगा। आप समझदार हैं, काफी 12वीं में आ गए हैं, इट मीन्स यू आर एनफ इंटेलिजेंट, राइट। तो इंटेलिजेंट एनफ, सॉरी। तो अब यहाँ पे बात को समझो, जैसे आप जब उस चैप्टर्स को पढ़ते थे तो काफी इंटरेस्ट लेते थे और वो चीजें आपको काफी समझ में आती थी। ठीक है, उसी तरह से जब आप किसी टॉपिक को रीड करो तो उसमें इंटरेस्ट लो, कोशिश करो और रियल लाइफ से उसको अटैच करो, इमेजिन करो, तो चीजें आपको लर्न करने में आपके लिए आसान होगी। देखो अभी टाइम बहुत है, टाइम इसलिए बहुत है बोल रहा हूँ, एग्जाम जो होती है हमारी नॉर्मली मार्च में होती है। एंड मैं पहली बात तो एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, आप कहीं भी जाएं, किसी भी चीज के प्रिपेयर करें, कोई भी एग्जाम हो, चाहे ये बोर्ड की हो चाहे किसी भी टाइप का, आप हर जगह सक्सेस हो, तो उसके लिए आपको यही जरूरी कि आप हर चीजों में इंटरेस्ट ले, आप 100% तरीके से काम करें। ठीक है, तो चलो ये थोड़ा सा लेक्चर जो मेरा है हो गया। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो टॉपिक कंप्लीट किया। पहला टॉपिक क्या था हमारा, पहला टॉपिक था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक क्या था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तीसरा क्या हमारा, फाइनेंस। फाइनेंस यानी पैसे की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फाइनेंस इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंस क्या है, ये बिजनेस का खून है, इसके बिना शरीर चल ही नहीं सकता है। उसी तरह से बिना पैसे के बिजनेस चल ही नहीं सकता, चाहे जितने अच्छे वर्कर्स हो, सैलरी नहीं तो काम छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए इसको बोला लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। दैट्स व्हाई बोला है कि कोई भी एक्टिविटी जो है बिना फाइनेंस की पॉसिबल नहीं है। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ बिजनेस। चाहे आपको बिजनेस नया बनाना हो, डेवलप करना हो, एक्सपांशन करना, मॉडर्न बनाना, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कुछ भी करना हो तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती ही है। अभी बात करते हैं मीनिंग की, तो मीनिंग में चलते हैं तो समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंस फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस। मैंने पहले ही बता दिया ये किसके बारे में सोचेगा, ये सोचेगा फाइनेंस फंक्शन के बारे में। फाइनेंशियल फंक्शंस में अब बात करते हैं फाइनेंस फंक्शन में क्या होता है। तो फंक्शंस ऑफ एक्विजिशन, ध्यान से समझना, फंक्शंस ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन की बात होगा, यूटिलाइजेशन की बात होगा एंड अलोकेशन की बात होगा। तीन काम होता है, एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड अलोकेशन। याद रखना, एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड अलोकेशन, कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ यूटिलाइज करना है और कहाँ देना है।
ये तीन बातें जो आएंगी आपकी फाइनेंस में आएंगी। दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन द डील इन एन आइडियल एंड एफिशिएंट मैनर, और हमें ये एक अच्छे तरीके से करना होगा, एफिशिएंट वे में। अदरवाइज अगर आप पैसे गलत जगह यूज कर लिए तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, तो आप फंस जाओगे। ओके, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है फाइनेंस वाला, इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है, तो उसमें हम इसके बारे में और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। जो है ना, मैंने यहाँ पे बोला ना, एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, अलोकेशन, इसके बारे में डिटेल में आने वाला है। फिलहाल ये छोटा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक के तौर पे चैप्टर नंबर 1 में है आपका, उसको भी आप रीड कर लेना ताकि आपको एक आइडिया रहे, ठीक है, कि इसका भी काम होता है, क्या होता है। बाकी डिटेल में आएगा तो वहां पे हम देखेंगे ही देखेंगे। अभी बात करते हैं फंक्शंस की। किसके फंक्शंस की बात करते हैं? पैसे यानी फाइनेंस की। तो फाइनेंस में क्या क्या हो सकता है, सोचो, देखो, रीड नहीं करते, सोचते हैं। पहले तो भाई पैसे की कितनी जरूरत है, पहला काम क्या होगा, पैसे की कितनी जरूरत है, टू एस्टिमेट द फाइनेंस। अब कहीं घूमने जाते हो तो आप पैसे का डिसाइड करना, भाई कितना पैसा लगेगा, टू मेक फाइनेंशियल प्लान्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ टाइम ड्यूरेशन, कितने दिनों के लिए जा रहे हो। और ये जो पैसे की बात आती है, मैंने क्या कहा कि कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, कहीं घूमने जाओगे तो तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो एस्टिमेट करोगे। लेकिन ये जो एस्टिमेशन होता है वो कौन से बेस पर होगा, टाइम ड्यूरेशन, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का ट्रिप है, 10 दिन का ट्रिप है, उसके बेस पे तुम्हें डिसाइड करना हो भाई कितने पैसे की जरूरत है। टू प्रिपेयर अ बजट, कहाँ कैसे एक्सपेंस करना है, बजट को डिसाइड करना है। टू अलोकेट, कितने कितनी जगह पैसे दोगे, अलोकेट करोगे। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टू सिलेक्ट सोर्सेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, टू डिसाइड कैपिटल, यानी किस तरह के पैसे होंगे तुम्हारे पास, कितने कितने के नोट होंगे, ऐसे समझ लो। पर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अलग अलग टाइप के कैपिटल होते हैं। लाइक आपको इक्विटी शेयर से पैसे लेने हैं, प्रेफरेंस शेयर से पैसे लेने हैं, या आप डिवेंचर्स इशू करके पैसे लेना चाहते हो, बॉन्ड इशू करके पैसे लेना चाहते हो, तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है, जिसके बारे में मैंने कहा ना कि हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में रीड करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो आप पैसे को किस किस स्वरूप में लेकर जा रहे हैं, 200 का नोट है, 500 का नोट है, हजार का तो सॉरी नहीं है, 2000 का नोट है, ऐसे समझ लो, ठीक है। एंड टू सिलेक्ट सोर्सेज ऑफ एक्विजिशन, और कहाँ कहाँ से वो पैसे इकट्ठा करें, मम्मी पापा भाई बहन, खुद से, पॉकेट मनी, एक्विजिशन, ये आपका हो गया सोर्सेज। ये क्या हो गया आपका, सोर्सेज ऑफ एक्विजिशन। और यहाँ पे मैंने सोर्सेज ये बताया कि ये अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे पास। टू कैरी आउट द प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग द फाइनेंस, अब हमें उसके बाद क्या है, प्रोसीजर को कैरी करना है, कैसे रिक्वेस्ट करनी है, किससे क्या प्रोसीजर करना है, मम्मी से कैसे मांगोगे, पापा से कैसे मांगोगे, भाई से कैसे मांगोगे, बहन से कैसे मांगोगे, वो सारी चीजें प्रोसीजर डिसाइड करना। इन सेम वे बड़े बड़े बिजनेस वाले भी प्रोसीजर्स को डिसाइड करते हैं। एंड टू सी दैट एक्वायर्ड फंड्स आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड एंड टू कीप कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और सबसे बड़ी बात है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी पैसे हमने अक्वायर किया है, यानी जो भी पैसे हमको मिले हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। क्योंकि अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमने नहीं किया तो होगा क्या, फ्यूचर में तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा पैसे से रिलेटेड, ना मम्मी ना पापा ना भाई ना बहन। दैट्स व्हाई प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, और जितना हो सके उतना अपने ऊपर कंट्रोल करना है, कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये फाइनेंस एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना है। तो फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज, और आपको फाइनेंशियल पॉलिसीज प्रिपेयर करना है, टैक्सेस के लिए प्लान करना है, एंड टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स। ये 3 पॉइंट है आपका, ये आपको याद करना है। बाकी के पॉइंट्स जो है 7 पॉइंट्स, ये मैंने आपको एक घूमने का एग्जांपल देकर आपको समझा दिया, ठीक है। तो आप वैसे ही याद रखना, इसको 2-3 बार रीड करोगे, और अगर पॉसिबल हो तो घूमने वाला करके लिख लेना साइड में, आपकी बुक में स्पेस है तो आप पेंसिल से लिख लेना कि घूमने जा रहे हैं तो पैसे के बारे में डिसाइड करना है, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वो पता चल जाएगा। आप बजट बनाओ, कहाँ कहाँ पैसे लगाओगे, यानी अलोकेशन की बात आ जाती है, कितने तरह के पैसे होंगे और वो पैसों को कहाँ से लोगे, यानी सोर्सेस की बात आ जाती है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोसीजर। अब ये बात करते हैं कि डिसाइड तो कर लिया कि कहाँ कहाँ से पैसे लेने हैं, पर उनसे पैसे लेने के लिए आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। फिर प्रोसीजर को फॉलो करो, पैसे लो, और उसको ध्यान रखो, कीप कंट्रोल, अदरवाइज आपको फ्यूचर में पैसे नहीं मिलेंगे। बाकी के 3 पॉइंट्स आप लर्न कर लेना। क्लियर इतना? तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। आपका थर्ड पॉइंट क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट का, और इस लास्ट पॉइंट के साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश करें, यानी टॉपिक लास्ट वाला बताऊं उससे पहले फिर से वही 3 चीजें, एलएस एलएस आपको करना है, बाकी आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सॉरी, बीच में डिस्टर्ब कर देता हूं मैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं सीधा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ह्यूमंस। और बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस है वो इमोशंस, और वो इमोशंस बाहर आ जाता है, दैट्स व्हाई बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोल देता हूं, बट हम बात करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स। देखो, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, यानी जो प्रोडक्शन का काम है, इनका काम है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। ये कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, किसका कन्वर्जन करते हैं, नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स, यानी जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है। देखो, रॉ मटेरियल्स हमारे काम का नहीं है, लकड़ी हमारे काम की नहीं है,
लकड़ी से बना हुआ टेबल, लकड़ी से बनी हुई कुर्सी, लकड़ी से बना हुआ चारपाई आपके लिए जो बेड होता है वो आपके लिए यूजफुल है। हाँ, ऐसा नहीं लकड़ी यूजफुल नहीं, चिता जलाने का काम आती है, लेकिन फिलहाल हमें वो ऐसे नहीं सोचना है। हमें क्या करना है कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? रॉ मटेरियल्स इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कन्वर्ट होगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज अ प्रोडक्शन। और विद द हेल्प ऑफ हमें ह्यूमन एफर्ट्स की कन्वर्ट करना है, एंड इसी काम को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स। कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। बात समझ में आई? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर कैपेबल टू सैटिस्फाई कस्टमर्स नीड। हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोड्यूस करेंगे, हमारा टारगेट ये होगा कि भाई वो कुछ ऐसे हो कि वो कैपेबल हो। किस लिए कैपेबल हो? टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड। अगर वो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा? आपने टेबल बना दिया है, लेकिन जो भी कस्टमर आता है उसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, छोटा बहुत बना दिया, क्या फायदा फिर? क्या फायदा? बात समझे कि नहीं? चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मीनिंग की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम्स, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशंस, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल। अब यहाँ पे बात को समझो। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम क्या है? इज द प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग, जिसमें क्या काम करना है? प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में करना है। डिसाइडिंग द प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स करने हैं। मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, यानी एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है, अदरवाइज प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। एंड डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल, उनको डायरेक्ट करना है एंड साथ ही साथ उनके ऊपर कंट्रोल भी करना है। दैट्स वाई हमारा जो प्रोडक्शन का काम होगा वो अच्छे से हो पाए। क्लियर है इतना? अभी बात करते हैं फंक्शंस की। किसकी फंक्शंस की? हम बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की फंक्शंस की। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले टू डिसाइड अ प्रोडक्शन प्लान। सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा? हमें एक प्लान बनाना होगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, और उस प्लान की अकॉर्डिंग, उस प्लान को कैसे कंप्लीट करोगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा। एंड टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज अ प्रोडक्ट मिक्स। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप करना है, और प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमें प्रोडक्ट मिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। इन प्रोडक्ट मिक्स हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? तो हम लोग ने प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ा था मार्केटिंग मैनेजमेंट के में। इसमें पढ़ा था मार्केटिंग मैनेजमेंट में। क्योंकि प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करना है। जब प्रोडक्शन का काम शुरू करोगे तभी ये सब सोचोगे ना, इसीलिए प्रोडक्ट मिक्स के बारे में भी सोचना है। तो सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरीज, साथ में हमें ये डिसाइड करना है कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करनी है, कौन सी मशीनरीज यूज करनी है। टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग सिलेक्शन एंड लोकेशन एज वेल एज अ लेआउट। और बिजनेस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, लेआउट कैसा होगा, उसके बारे में देखना है। हमें लोकेशंस के बारे में डिसाइड करना है। टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स फॉर प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने कहीं भी देखो मटेरियल्स के बारे में नहीं डिसाइड किया। हमने प्लान किया, हमने रिसर्च किया, प्रोडक्ट के बारे में सोचा, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में सोचा, हमने मशीनरीज के बारे में सोचा, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा, हमने लोकेशंस के बारे में सोचा, लेकिन बिना मटेरियल के ये सारे किस काम के? तो हमें सोचना पड़ेगा रिक्वायर्ड मटेरियल्स के एंड अदर नीड्स फॉर अ प्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, टू हैव अ प्रोडक्शन कंट्रोल। लास्ट में कंट्रोल भी करना है, प्रोडक्शन भी कंट्रोल करना है और क्वालिटी भी कंट्रोल करना है। टू अंडरटेक एक्टिविटीज टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट एंड टू मेंटेन एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। क्या बोला है? टू अंडरटेक एक्टिविटीज टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर, यानी हमें कुछ ऐसे भी काम करना है, यानी कौन सा काम? कंट्रोल की बात करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ही करना है। कैसे, क्यों करना है? तो कंट्रोल एक्सपेंडिचर, यानी खर्च ज्यादा ना बढ़ जाए, या जिसको नॉर्मली भाषा में कॉस्ट बोलते हैं। एंड टू मेंटेन एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और साथ ही साथ हमें मेंटेन करना, प्रोडक्टिविटी भी अपनी मेंटेन करनी है या इंक्रीज करनी, कम नहीं होना चाहिए। एंड टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन सिंप्लीफिकेशन इन द प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के काम यानी उत्पादन जिसको बोलते हैं, यानी प्रोडक्शन के काम में हमें सिंप्लीफिकेशन लेकर आना है और वेरिएशंस भी लेकर आना है। ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं होना चाहिए, तो कंफ्यूजन होगा। सिंप्लीफिकेशन होगा और अलग अलग वेरिएशन का मतलब थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना भी जरूरी है। तो ये हो गया आपके 4 टॉपिक। ठीक है, किसकी कौन से टॉपिक थे? फंक्शनल मैनेजमेंट। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम था? फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने 4 टॉपिक के बारे में पढ़ा। पहला टॉपिक था आपका मार्केटिंग, दूसरा आपका था ह्यूमन, तीसरा आपका था यहाँ पे फाइनेंस, एंड चौथा आपका था प्रोडक्शन। फिर से बात करते हैं, मार्केटिंग, ह्यूमन, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन चारों के बारे में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप कंटिन्यू वीडियो देखिए उसके लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।